आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है जलसे, लॉन्ग मार्च और धरना, कौन साथ छोड़ेगा, कौन देगा इस्तीफा। ब्लैकमेलिंग नहीं, नए इंतखाबात होंगे, वजीर आजम का ऐलान कितना अहम है। सेरीना ईसा के सवालात, क्या अदालत वजीर आजम की टैक्स गोशवारे तलब करेगी। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान साइंस के मैदान में नाकाम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस्लामाबाद में पीडीएम का 5 घंटे तक तवील मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में लॉन्ग मार्च, पहिया जैम, गली मोहल्लों में एहतजाज पर इत्तफाक हुआ और सबसे अहम बात मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान भी किया गया है। यूं महसूस हो रहा है कि पीडीएम अब एहतजाजी तहरीक का हतमी राउंड खेलने जा रही है। यह मरहला कैसे चलेगा, इसका असर कितना होगा, इस हवाले से पीडीएम का जो हालिया बयानिया है सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। पर मौलाना फजलुर रहमान इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे थे, आप भी देखिए। 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा और हुकूमत ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज्यादा उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। हम आवाम को किसी कीमत पर भी मायूस नहीं होने देंगे। जिस जज्बे के साथ आवाम ने पीडीएम के तमाम जलसों में शिरकत की और जिस तरह आवाम का रिस्पांस बढ़ रहा है और आगे की तरफ आ रहा है, उस पर इंशाअल्लाह इजाफा होगा। लाहौर का जलसा तारीखी होगा और ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। ऑपोजिशन जमातें लाहौर जलसे के बाद अपनी तहरीक को मजीद पुरअसर बनाने के लिए अगले मरहले पर लॉन्ग मार्च करेंगी। लॉन्ग मार्च कब करना है, इसका आगाज कहां से करना है, लॉन्ग मार्च में कौन कब शरीक होगा, इस हवाले से पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुध की शाम 5 बजे तलब किया गया है। इजलास में लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन गुज़श्ता 2 रोज से मरियम नवाज साहिबा लाहौर के अंदर भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही थी और ये ऐलानात हो रहे थे कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा, यानी 8 दिसंबर के रोज को बड़ा क्रूशल करार दिया जा रहा था। और फिर ये कहा जा रहा था कि 8 दिसंबर को होने वाले फैसलों का ऐलान 13 दिसंबर के लाहौर जलसों में किया जाएगा। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानिया डेवलप किया जा रहा था, राय आमा हमवार की जा रही थी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को कोई डेंट पड़ा है आज के इजलास के बाद। और साथ ही साथ आज क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की और इसमें आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने तमाम मेंबरान के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा कराने की तजवीज़ दी, लेकिन इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं हो सकी क्योंकि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन समझती है। इस वजह से इस्तीफे पीडीएम कायद की बजाय पार्टी क़ियादत के पास जमा कराने पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम असम्बलियों से इस्तीफे पर मुत्तफिक नहीं थी। इस हवाले से लीगी मेंबरान असम्बली ने इस्तीफे देने का आगाज भी कर दिया था। मरियम नवाज गुज़श्ता 2 दिनों से आज के इजलास की अहमियत पर जोर दे रही थी। अब इसके आउटकम्स क्या होंगे आज के इजलास के, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ओवरऑल पीडीएम के जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे। लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। राजा साहब, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, लेकिन वो आज आर पार तो नहीं हो सका जो 8 दिसंबर को मरियम बीबी के मुताबिक आर पार होना था। सर देखिए, मरियम बीबी बिल्कुल अपनी उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है और मैं समझता हूँ उनके स्टांस को जो पजीराई मिल रही है वो उसकी जो बुनियाद है वो उनका ये एक मौक़िफ़ ही साबित होता है। लेकिन जहाँ तक ये पीडीएम की मीटिंग का और ये सारी इस्तीफों की बात है, ये देखें हमने ये बात कर दी थी, लेकिन अब हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, हमें उनकी भी राय का एहतराम करना पड़ेगा क्योंकि हम एक अलायंस में और एक ग्रुप में चल रहे हैं। अगर इस अलायंस को हमने बरकरार रखना है तो हमें कई ऐसी चीजें जो हैं जिसपे बाकी लोग मुत्तफिक नहीं होते और अपने मौक़िफ़ से पीछे भी हटना पड़ जाता है। ये सियासत का असूल है। राय साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि असम्बलियों से इस्तीफे देकर बाहर आ जाना चाहिए। इसी सूरत में हुकूमत को डेंट डाला जा सकता है और सबसे पहले जो है वो अपना मिशन अचीव किया जा सकता है। अब डेडलॉक कहां पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर डिफर करती है पीएमएलएन से?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक सिंध हुकूमत है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जितना मैंडेट वो उनको मिला है वो समझते हैं, जितनी इस वक्त कौमी सूबाई असम्बली में उनकी स्ट्रेंथ है, माजी में उससे ज्यादा शायद मेरे इल्म के मुताबिक ना हो, शायद मुझे, क्योंकि मैं सिंध की उनकी नंबर गेम से इतनी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूँ माजी और मौजूदा में, लेकिन मेरी इल्म के मुताबिक ये सबसे बड़ी अक्सरियत इस वक्त उनके पास सूबाई असम्बली की मौजूद है। और फिर जिस तरह इलेक्शंस और मामलात हैं और कोरोना की भी चीजें हैं, तो वो कुछ अवाम की तरफ से उनके ऊपर लोकल प्रेशर अपने, आप सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा मैंडेट है सिंध के अंदर, तो कहीं ये खतरा लाक है कि कहीं हुकूमत भी ना जाती रहे जो सिंध हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है? आप देखिए ना, मैं अब ये कह रहा हूँ ना कि हर जमात में लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, और जमातें जमहूरियत की जो बुनियाद है वो हर एक की राय का एहतराम करना, उसको सुनना, और अगर एक अक्सरियत एक राय के ऊपर खड़ी हो जाए तो फिर उस अक्सरियत की राय को मानना नामुमकिन होगा। तो राजा साहब ये समझा जाए कि जहां से आपको श्योरिटी और ग्रीन सिग्नल चाहिए, अभी तक वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है। देखिए, श्योरिटी और ग्रीन सिग्नल हमें चाहिए कि इस सारे निज़ाम को अगर हम चाहते हैं कि खत्म किया जाए तो उसको आईनी और कानूनी तरीके से खत्म किया जाए। उसकी अब एक शक्ल तो बनानी पड़ेगी। पहले पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा, जब पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा तो आपके सामने वो शक्ल बनेगी। पीटीआई हुकूमत खुद बैठेगी और कहेगी जी आप हमसे मुज़ाकरात करें। सर, हुकूमत तो अब भी कह रही है आप मुज़ाकरात करें, बस एनआरओ हमने नहीं देना, वो बात ना करे, बाकी हर किस्म की बात हो सकती है। खान साहब ने आज भी कहा है। देखिए, एनआरओ तो डिक्टेटर देते हैं ना, खान साहब तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है ना कि वो एनआरओ दे सके, ना उनके पास कोई ऐसी ताकत है। उनका तो एक वोट है असेंबली में अपना जाती, उस एक वोट की बुनियाद पे तो नहीं। ये तो पूरी बैठे सर, फिर हुकूमत के साथ ये मामला तय करे सर, आम आदमी भी परेशान ना हो, ये जल्द से भी खत्म हो जाए, रैलियां लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, खान साहब के साथ बैठ जाए, हुकूमत के साथ बैठे। वो तो कोरोना के ऊपर भी बुलाना चाहते थे स्पीकर की सदारत में, वहां भी ऑपोजिशन नहीं गई। देखिए अब खान साहब को गलतियों का एहसास हो रहा है, अभी इतनी जल्दी खान साहब लंबे भी पड़ गए हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो एनआरओ तो अब मांगने में, एनआरओ तो अब इनके अपने वजीर मांग रहे हैं, इनके अपने मुशीर मांगेंगे और इनके मामले खुसूसी मांगेंगे एनआरओ, और 2 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको ये अभी वाज़ेह बता रहा हूँ। राजा साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइसोलेट हो जाएगी और कहीं बंद गली की तरफ जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस बड़ा तगड़ा है, 4 कदम आगे चल रही है पीडीएम से। बाकी तमाम तर जमातें जो है वो शायद उस तरह से उस पेस के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है जो आज के इजलास से एक वाइब आ रही है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि हम लोग इस्तीफे दें और हम लोग सड़कों पर निकलें। मैं आपको आवाम के एक आम आदमी की राय बता रहा हूं। आवाम का साथ देंगे या पीडीएम की बाकी जमातों का देंगे? फिर आवाम का साथ देंगे, और जो आवाम का साथ नहीं देगा, आवाम आगे निकल जाएगी, लीडर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी यही चाहिए कि वो आवाम के जो है वो साथ चले और इस्तीफे दे दे अवामी उमंगों के मुताबिक, और पीडीएम की बाकी जमातें जो करती हैं वो करती रहें, वो पीछे रह जाएंगे। पीडीएम वाले भी खुद अगर इक़्तिदार को एक तरफ रखा जाए और अगर इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की आवाम का हमें सोचना है, तो हमें सबसे पहले इस गवर्नमेंट को घर भेजना होगा, क्योंकि ये एक नालायक और सबसे बड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल बाद इस मौजूदा हुकूमत के जब स्कैंडल जो इन्होंने करप्शन किए सामने आएंगे, और मैं लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, हमारी जमात लेके आएगी कि किस तरह से किस मुशीर ने, किस वजीर ने, एक वजीर ने कितने अरबों रुपए की करप्शन की है, समेत इनके एसेट रिकवरी यूनिट साहब जो हैं उनसे लेके, तो आप और सबूतों के साथ बात करेंगे और फिर आप देखिएगा कि इन्होंने मुल्क के साथ हशर क्या किया। इसलिए इनका जाना घर बहुत जरूरी है पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शैला साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज पीडीएम का बड़ा इजलास हुआ है और पीडीएम क़यादत सरजोर कर बैठी है, जिसमें जो इस्तीफों वाला ऑप्शन है वो हतमी ऑप्शन के तौर पर एक्सरसाइज करने पर बात हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस नजरिए की हामी और ये चाहती है कि फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों पसोपेश से काम ले रही है शैला साहबा? सबसे पहली बात तो ये कि पीडीएम की कोई पार्टी पसोपेश का शिकार नहीं है और कोई 2 राय नहीं रखती। सब जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सब ने बाहिमी इत्तफाक से ये बात की है कि अभी जद्दोजहद के मुख्तलिफ तरीक़े जो हैं उनको अपनाते हुए फिर इन द एंड जो है वो इस्तीफे के ऑप्शन को रखा जाएगा।
अच्छा देखिए, सिंध में आपके पास एक बड़ा मैंडेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है कि अगर खुदा न खास्ता सिंध से मुस्ताफ़ी हो गए तो दोबारा मैंडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा, या कोई और बात है जिसकी बिना पर आप ये समझते हैं कि इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और उससे पहले इंतज़ार करना चाहिए? मैं नहीं समझती कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, ऐसी कोई बात बाहर नहीं आई है। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नून लीग के जो एमपीएस हैं उन्होंने तो इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराना शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 11 से 12 लोग ऐसे हैं जो पार्टी क़यादत को अपने रेजिग्नेशन सबमिट करा चुके हैं। हमारे ऑलरेडी हमारी पार्टी के पास रेजिग्नेशन है, और जिस दिन हम लोग ओथ लेते हैं उस दिन हमारी पार्टी में उससे पहले एक तरीका है कि सब लोग अपने एतमाद का इजहार करते हैं और अपनी पार्टी को रेजिग्नेशन देते हैं कि हमारी पार्टी के लीडर को ये इख्तियार है कि वो हमारे फैसले को देखें। देखिए शैला साहब, देखिए उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त मौलाना ने आज़ादी मार्च किया था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि हम किसी भी मार्च के हक में नहीं है, हम नहीं चाहते कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में जाकर बैठ जाए या वहां पर धरना दिया जाए। फिर खान साहब ने 2014 के अंदर जब धरना दिया तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टांस रहा है माजी में, अब लॉन्ग मार्च भी करेंगे, शटर डाउन भी करेंगे, अब जलाओ घेराओ की तरफ भी एक पॉलिसी दिखाई दे रही है, एहतजाजी पॉलिसी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपने मौक़िफ़ से हटेगी नहीं? सबसे पहली बात यह कि मौलाना ने धरने की बात की थी और हमने ये कहा था कि हम मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं लेकिन धरना नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं समझते कि वो वक्त सही था धरने का। अभी भी धरने की बात नहीं हुई है, डिफरेंट ऑप्शंस की बात हुई है और हर वो तरीक़े की बात हुई है जो आईनी तौर पर जो है जिसका इतलाक़ हो सके। तो अगर हम इस्तीफा देते हैं और ये समझते हैं कि ये वो गवर्नमेंट है जो कुछ भी डिलीवर नहीं कर रही, कुछ रिलीफ नहीं दे सकी, तो इसको चलाना जुर्म है और तो हम सही करेंगे। अब मैंने पहले भी आपसे कहा कि पूरी पीडीएम में हर फैसले पे इत्तफाक है और ये जो एक खदशात किए जा रहे थे कि जनाब वो पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती और ये नहीं हो सकता, और दरदारी साहब ने देखिए ना, अल्टीमेटली जो डिसएग्रीमेंट है वो तो इस्तीफों के मामले पर ही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। डिसएग्रीमेंट नहीं जी, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट नहीं है, आपका ख्याल है। नहीं देखिए, इस वक्त पाकिस्तान, आज नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए से खिताब किया, मरियम बीबी ने भी कहा, मौलाना भी ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर, मौलाना तो उस दिन से जब से हुकूमत बनी है वो कहते हैं इस्तीफे दे के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मसलहत से काम ले रही है और चाहती है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त बेस्ट सूटेड जो आईनी ऑप्शन है वो इस्तीफे हो सकती है, इन हाउस चेंज हो सकती है? जी, आखिरी ऑप्शन इस्तीफा ही होगा, और लेकिन उससे बहुत पहले हुकूमत में बहुत दरारें पड़ चुकी हैं और उससे बहुत पहले हुकूमत को समझ लेना चाहिए। खान साहब तो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत मजीद मजबूत हुई है। आज का स्टेटमेंट है उनका, वो कहते हैं पीडीएम से ज्यादा मजबूत है। अगर मजबूत होती तो फिर मुल्तान में लोग उनकी बात मानते। उन्होंने तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर जो दूसरे जगहों से आ रहे थे उनको रोक दिया था। उन लोगों ने अपनी अपनी जगहों पे धरना दिया, तलैया का, शुजाबाद का, हर जगह का धरना था। लोग रुके हुए थे, लेकिन पूरे मुल्तान ने निकल के ये साबित किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह पेशावर में हुआ था रुकावटों के बावजूद, इसी तरह गुजरावाला में हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत का तो ये हाल है कि इमरान खान को चैलेंज करेंगे। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, अगर लाठियां उठाएंगे तो यकीनन रियासती मशीनरी तो फिर हरकत में आएगी ना शैला साहब? लाठियां उठाना कौन सी बड़ी बात है। अगर हम ये कहें कि पुलिस अगर हमारी तरफ आई तो हम पुलिस को मारेंगे, पुलिस को हम अपने हाथ से फांसी देंगे, तो फिर बात है। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, मौलाना जब ये कहते हैं कि लाठी उठे तो आप भी लाठी उठाइए, आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, शटर डाउन भी होगा, दुकानें भी बंद कराएंगे, मईशत को भी धचका पहुंचेगा, कारोबारी जिंदगी भी मुअत्तल होगा, हुकूमत तो नहीं जाती ना ऐसे शैला साहब? हाँ, ये हुकूमत चली जाएगी। ये हुकूमत तो पहले ही हिल चुकी है, इसमें से मैंगल ग्रुप निकल गया है, अपनी अक्सरियत खो चुकी है। और इसमें जो है जब ये कोई कदम उठाते हैं उस पे ये खड़े नहीं रह सकते। हर चीज को जो है इनको वापस करना पड़ता है। मुल्तान का एक जलसा नहीं रोक सके। और आज खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि
हम डिलीवर नहीं कर सके और अब उसके बावजूद ये सूबों की प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहे हैं, तो इनको तो रास्ता भी नहीं मिलने देंगे हम भागने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा हमारे साथ मौजूद थी। पीडीएम के बड़े इजलास में मुमकिन हिकमत अमली सामने आ गई है। इस हिकमत अमली पर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पीडीएम इजलास और अहम ऐलानात के बाद अब सबकी नजरें हुकूमती रद्द-ए-अमल पर लगी हैं कि हुकूमत किस तरह से पीडीएम रहनुमाओं को काउंटर करेगी। दूसरी जानिब आज वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर कॉलम निगारों से मुलाकात में ऑपोजिशन के सामने झुकने से इनकार भी कर दिया है। वजीर आजम का कहना था कि ऑपोजिशन से ज्यादा पुरएतमाद हूं, ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इलेक्शन करा दूंगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इस्तीफे देना ऑपोजिशन का हक है, जो मेंबर इस्तीफे देगा उसी के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपोजिशन हमें उलझाना चाहती है, हो सकता है कि कुछ ममालिक ऑपोजिशन जमातों के पीछे हों। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वजीर आजम का बयानिया ऑपोजिशन की तहरीक से खौफ का इजहार है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगी? क्या हुकूमत और ऑपोजिशन तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कहिएगा, पीडीएम की मुमकिन हिकमत अमली सामने आ गई है, लॉन्ग मार्च भी होगा, शटर डाउन करना पड़ा तो वो भी होगा, पहिया जैम भी होगा। हुकूमत कैसे रोकेगी पीडीएम को और हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या होगा इस पर? जी देखें, आज भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इनको नहीं रोकेंगे, ये जो करना चाहते हैं ये करें, मगर इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में ये जो पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं उसको ज़रूर हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं। और जहाँ पर देखेंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और एनसीओसी की सिफारिशात जो हैं और इस वक्त जो अवाम की ज़िंदगियों के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो ज़रूर मैं समझती हूँ कि कानून अपना रास्ता बनाएगा अगर ये लोग बाज ना आए। आपने आज भी देखा है कि इतनी खतरनाक हदूद को आज रिकॉर्ड डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और 89 डेथ्स इन अ डे। तो इस वक्त पीडीएम जो है वो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड की जो हालिया पोजीशन है उसको आप बेहतर तौर पर समझती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी है बराए सेहत, लेकिन ये बताइए कि कोविड की अगर सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख दें, जब पीडीएम ये कह रही है कि शटर डाउन भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, सड़कों पर भी आएंगे, लाठीचार्ज भी होगा, ये तो मामला तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हुकूमत को थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए फ्रंट फुट पे आके इंगेज नहीं करना चाहिए? ऑपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए इस मामले पर? देखिए जी, मुज़ाकरात मैं समझती हूँ कि खान साहब ऑपोजिशन को किस किस्म के मुज़ाकरात वो चाहते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। क्या वो एनआरओ चाहते हैं या वो कोई अपने लिए? क्योंकि देखें ये सारे आज इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए और ये अब हम सब जानते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, खान साहब की जो टोन है वो आज भी बड़ी अग्रेसिव दिखाई दी है, वो बड़े जज्बाती दिखाई दे रहे हैं और बड़े अग्रेसिव हैं। वो तो इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे ना, उनकी टोन ये बता रही है कि ऑपोजिशन के साथ बैठकर को बात करने को तैयार है। और जब ऑपोजिशन अगर आ जाती है बात करने के लिए तो फिर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो असल में एनआरओ लेने आए थे। तो इस पोजीशन में तो कभी भी ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी। मगर ऑपोजिशन की डिमांड क्या है? मुझे तो ये समझ आ रही कि उन लोगों की तो अपने नजरियात आपस में नहीं मिलते हैं। अपने उन लोगों का जो है वो कोई 11 पार्टीज जो मिलके बनी हुई हैं, इन लोगों की तो आपस में जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। और आप देखेंगे कि पहले भी हमने पिछले दिनों भी देखा था कि इनके आपस में इख्तलाफात जो थे वो सामने आ रहे थे और आने वाले दिनों में भी यही होगा। और दूसरी बात ये कि अगर लॉन्ग मार्च और धरनों और लॉकडाउन से अगर हुकूमतें जानी हो तो पीटीआई से ज़्यादा इफेक्टिव धरना, पीटीआई से ज़्यादा इफेक्टिव जलसे जुलूस और लॉकडाउन में मैं समझती हूँ ये 11 पार्टीज मिल के भी नहीं कर सकती जितनी स्ट्रेंथ के साथ खान साहब ने पिछले 5 सालों में जलसे किए थे और जिस तरह का हमारा 126 दिन का एक। अच्छा देखिए, अब लाहौर का जलसा होने जा रहा है जो लग रहा है बज़ाहिर मरियम बीबी की 2 दिन की एक्टिविटी से कि एक मेगा शो होगा। और आज भी वहाँ पर कहा गया कि मीनार पाकिस्तान के अहाते में जो पार्क है वहाँ पर पानी छोड़ा गया और हुकूमत ऐसे हरबे तो इस्तेमाल कर रही है कि लोग वहाँ पर इकट्ठे ना हो सकें। तो इस वक्त हुकूमत का क्या मुमकिन स्ट्रैटेजी होगी? मीनार पाकिस्तान जलसा होने देंगे? अगर क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है तो खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड है कि अगर इतने लोग इकट्ठे हो जाए, 5000 लोग इकट्ठे होकर कह दें कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए तो मैं फौरी तौर पर घर चला जाऊँगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती है। वो देखिए, अपोजिशन अगर 11 जमातें मिल के कुछ हजार लोग इकट्ठे करने में कामयाब भी हो जाती है तो दैट डज नॉट मीन कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है। नहीं, लेकिन खान साहब भी कहा करते थे ना कि अगर ये लोग कहते तो फिर मैं चला जाऊंगा।
नहीं, वो इस तरह तो इन्होंने भी कितनी बातें की हुई हैं कि जी ऐसे हो जाएगा तो हम आज इस्तीफे दे देंगे, हम ये करेंगे, तो ये इस तरीके से नहीं होता है। मगर मैं नहीं समझती कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है। ये 11 जमातें मिलकर भी अगर कुछ हज़ार लोग इकट्ठे कर लेंगे, हुकूमत को बिल्कुल किसी किस्म का ना कोई चैलेंज है, ना कोई खतरा है। बल्कि मीनार पाकिस्तान की ऑफर तो खुद हुकूमत ने इनको दी थी कि कोविड के दिन है तो आप खुली जगह के ऊपर कर लें जलसा, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। मैं समझती हूँ ये बहुत खतरनाक है और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला लाहौरियों के ऊपर रहम करे। और जिस तरह से ये लोग देखें, जब ये इस तरह के जलसे करते हैं तो ये बाहर दूर दराज के देहातों से भी लोगों को लेकर आते हैं, उन देहातों से भी लाएंगे लोगों को जहां पर अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा, क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहां पे इसका फैलाव निस्बतन कम है। और जब उनको यहाँ शहरी इलाकों में लाएंगे और फिर जब कल को वापस जाएंगे तो ये इसका फैलाव जो है वो देहातों में भी जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का, गैर संजीदगी का, और मैं समझती हूँ बिल्कुल अवामी मफाद में जो है ये ऑपोजिशन बिहेव नहीं कर रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी, हुकूमत का मुमकिन रद्दअमल क्या होगा ये भी जाना। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हामिद हमीद मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा क़यादत के सामने रखा है। अब इस्तीफे क्यों पेश किए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। हामिद हमीद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद हमीद साहब आपके वक्त के लिए। वैसे सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सबसे पहले आपने पार्टी को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कराया है, पार्टी के कहने पर कराया या वॉलंटरली सबमिट किया आपने? जी, मैंने जो वजूहात और जो सियासी हालात नज़र आ रहे थे उसकी पेश नज़र मैंने अपनी क़यादत को अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवाया है। देखिए, ये इस्तीफा आपने क़यादत को जमा कराया है, ये इस्तीफा आपने स्पीकर को जमा नहीं कराया है। यानी क़यादत जिस वक्त मुनासिब समझेगी उस वक्त कंसेंसस के साथ सारे इस्तीफे सबमिट कराए जाएंगे। जी देखें, अभी मेरा इंडिविजुअल इस्तीफ़ा है और आज जो है बाकायदा बहुत सारे और मेरे पार्लियामेंटेरियन के इस्तीफे भी आज पार्टी को अरसाल हुए हैं, जिन दोस्तों के साथ मेरा रब्ता हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोग हैं कि जो इस्तीफे कल तक और परसों तक उम्मीद है कि सारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो अपनी क़यादत को जमा करवाएंगी इस्तीफे, और फिर इसके आगे जो अगला स्टेप मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसकी अच्छा चौधरी साहब, ये बाकी जो बातों पे तो मैं आपसे बाद में बात करता हूं, लेकिन आपने जब इस्तीफा जमा कराया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये कह रही है कि इस्तीफे प्रॉपर फॉर्म के ऊपर सबमिट कराएंगे, तो क्या चेंज, व्हाट डिफरेंस इट्स गोइंग टू मेक, मतलब इससे क्या तब्दीली आएगी? वो तो कहते हैं बाई इलेक्शंस करा लेंगे, हुकूमत उस पर बाई इलेक्शन कराएगी, अब काम सीधा हो जाएगा। सर जी देखें, हुकूमत इस कैपेसिटी की मालिक ही नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें इतना मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बसीरत नहीं है कि ये इन सीटों पे दोबारा इलेक्शन करवा सकें। अभी मुझे लगता है कि क़यादत भी ये सोच रही है कि बंद गली में चले जाएंगे अगर इस्तीफे जमा करा दिए स्पीकर को। जी देखें, इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आके ये बात की है कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोग नहीं खड़े हैं, अपोजिशन में दराड़ है, लोग इस्तीफे देने पे मुत्तफिक नहीं है, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी है, या PMLN के कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफे नहीं देंगे। आज भी कहा है कि इस्तीफे हम सिंध असेंबली से इस्तीफे नहीं देंगे, हम सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये PDM के अंदर इत्तेफाक हुआ है आज इजलास में। इन सारे कंसेंसस का जो अपोजिशन जमातों ने उसका जवाब देना मुनासिब समझा है, उस पर यह है कि हम सारे मौलाना फजलुर रहमान के पास अपने अपने इस्तीफे जमा करवाएं। यानी स्पीकर को तो इस्तीफे जमा नहीं कराएंगे ना, मौलाना तो फिर PDM के सरबराह हैं। फिर आप ये समझते हैं कि मरियम बीबी ने जो कहा कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा या 13 दिसंबर के जलसे के अंदर फाइनल राउंड होगा और बड़े बड़े ऐलानात होंगे, फिर ये महज एक सियासी बयानिया था, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब बना लिया जाए या लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए अपने इस बयानिया के पीछे, इसमें कोई जान नहीं है। चौधरी साहब, ऐसा कोई बयानिया मरियम साहबा का नहीं कि जो PDM से अलग है। मरियम साहबा अपनी राय का इजहार करने का हक रखती हैं। उन्होंने किसी भी फोरम पे ये नहीं कहा कि ये जितने भी उनके बयानात हैं ये PDM के बयानात हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और मिल के कंसेंसस के साथ अपोजिशन ने फैसले करने हैं ना। अगर लेकिन फिर इसका मतलब ये है ना कि मरियम बीबी PDM से जरा 4 कदम आगे चल रही हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी वे फॉरवर्ड वो ज़्यादा है, उनका वहाँ पे सियासी पॉलिटिकल बसीरत ज़्यादा है,
कि वो दूर तक हालात को भांप रही हैं और देख रही हैं और अपने फैसलों में। तो क्या वजह है इसके बावजूद सर वो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए आज भी? नहीं, उसमें मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुनासिब वक्त पे वो PMLN और PDM का हिस्सा बने हैं और इंशाल्लाह ताला वो बने रहेंगे। और फिर भी देखें, जलसे कर ले, रैलियां कर ले, आप मार्च भी कर ले, हुकूमत तो नहीं जाएगी। अगर आपका इस्तीफों से मुताल्लिक कंसेंसस नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास ऐसा क्या है कि दिसंबर या जनवरी के अंदर हुकूमत गिरा दें। और जो दावे किए जा रहे थे यकीनन अवामी, तो फिर उनमें भी मायूसी की लहर तो दौड़ेगी। अपोजिशन हर हरबा इस्तेमाल करेगी इनको घर भेजने के लिए, जिस तरह इन्होंने हर एक हरबा इस्तेमाल किया इक्तदार में आने के लिए। हम इंशाल्लाह ताला इनके डट के मुकाबला करेंगे। अपोजिशन टफ टाइम देगी। इसका मतलब है कि आप इस वक्त जो हरबा इस्तेमाल करेंगे वो गैर जमहूरी और गैर आईनी हरबा होगा सर, क्योंकि वाद के अंदर तो कोई भी हरबा इस्तेमाल करने के लिए सारी जमातें कंसेंसस नहीं पाया जाता उनमें। हम जमहूरियत और अपनी डोमेन में रहेंगे। हमारा आज तक आप देखें जो भी एहतजाज है वो पुरअमन है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर रहते हुए हमने किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी हामिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं और उनकी जानिब से अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत के सामने रखा जा चुका है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुताल्लिक बात करेंगे। नजर-ए-सानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, इस समाअत में क्या बातें सामने आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजर-ए-सानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बेंच की तश्कील पर एतराजात उठा दिए। इंतहाई अहम केस है। सीरीना ईसा ने 10 रुकनी बेंच बनाने, वजीर आजम, वजीर कानून समेत फरीकैन और उनके अहले खाना के टैक्स गोशवारे तलब करने की इस्तदा भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजर-ए-सानी दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस ईसा की अहलिया की जानिब से चीफ जस्टिस को फरीक कहने पर बेंच के सरबराह ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप हद पार कर रही हैं, अपनी हद से बाहर ना जाएं। वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 दिसंबर को अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजाफी नजर-ए-सानी दरखास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें आईनी ओहदे से हटाने के लिए FBR को कंट्रोल किया गया। इस अहम केस की समाअत जस्टिस उमर-अता बदियाल के सरबराही में 6 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया अदालत में पेश हुई। सीरीना ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो बेंच फैसला करता है वही नजर-ए-सानी की अपीलें भी सुनता है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। मैं इस केस में फरीक नहीं थी। फरीक ना होने के बावजूद जस्टिस उमर-अता बदियाल ने 81 मरतबा मेरा नाम लिया। सीरीना ईसा ने मजीद कहा कि 3 मौजूद जजेस को बेंच से निकाला गया, 3 मौजूद जजेस को निकालकर मेरे हुकूक मुतासिर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 रुकनी बेंच के फैसले को 6 रुकनी बेंच कैसे कलअदम करार दे सकता है। सीरीना ईसा का बारी बारी तमाम जजेस से एक ही सवाल था कि क्या 6 जज 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे सकते हैं? मेरे मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। सीरीना ईसा के मौक़िफ़ के जवाब में जजेस ने भी कई नकात उठाए हैं और उन्हें केस की नौयत के बारे में बताया है। केस की नौयत दरखास्त के नकात पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर-अता बदियाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता, ताहम आपके नकात रजिस्टर कर लिए गए हैं। आप हकाइक को नजरअंदाज कर रही हैं। हम नजर-ए-सानी अपील नहीं सुन रहे हैं और बेंच की तश्कील के खिलाफ दरखास्त सुन रहे हैं। जस्टिस उमर और सीरीना ईसा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के दौरान ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकील मुनीर मलिक ने भी अपने दलाइल दिए। उन्होंने भी अहम नकात उठाए हैं। मुनीर मलिक का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नजर-ए-सानी केस में उन 7 जजेस ने सुना जिन्होंने असल केस सुना था। जस्टिस उमर-अता बदियाल ने कहा कि 6 रुकनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक फैसला दे सकते हैं। आपने जिस अंदाज में सवालात उठाए हैं ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। सीरीना ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद काजी फाइज ईसा के बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन हमारी किस्मत का फैसला कैसे कर सकते हैं? इस पर जस्टिस उमर-अता बदियाल ने कहा कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं और हमारी फैमिली की तरह है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में बात करते हुए एहतियात बरतें। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सीरीना ईसा जज्बाती भी हो गई। कोर्ट रूम के अंदर जो है वो एक हार्ड टॉक पे दिखाई दी। माहौल काफ़ी गर्मा गर्म रहा। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सवालात उठाए जा रहे हैं इस बेंच की तश्कील से मुताल्लिक वो कितने दुरुस्त हैं। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजर-ए-सानी दरखास्तों पर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और आज उसके अंदर सीरीना ईसा पेश हुई। उन्होंने एक सवाल उठाया। उनका कहना है कि 6 रुकनी बेंच किस तरह 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे सकता है। इस टेक्निकलिटी को आप समझते
समझते हैं, गाइड कीजिएगा। ये जो सवाल उठाया जा रहा है सीरीना ईसा साहिबा की जानिब से, इसमें कितना वजन है सर? जाहिर है ये बात तो बड़ी उनकी वजनी है कि फैसला अगर 7 रुकनी बेंच ने किया है तो उसके बाद उससे बड़ा बेंच होना चाहिए जो उसके फैसले को कलअदम करार दे। तो ये तो उनकी बात एक लीगल है, टेक्निकल बात है। तो इम्प्लीकेशंस किस तरह से देखते हैं सर इस केस में? आपको फिर किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जस्टिस उमर अता बुंदियाल की तरफ से भी कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं। वो कहते हैं कि बेंच की तश्कील से मुतालिक बात हो सकती है। ऑब्वियसली ये बेंच जो है वो कोई फैसला देने के इस वक्त पोजीशन में तो नहीं, बेंच की तश्कील से मुतालिक ये फैसला ये बना हुआ है बेंच। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि ये खामखा की एक बहस छिड़ी हुई है। काजी साहब को कुछ नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि बिल्कुल जजेस उस तरह के जजेस नहीं है, या बेंच अब जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह परवेज मुशर्रफ के ज़माने की सूरत हाल थी। अब बिल्कुल डिफरेंट जुडिशरी है, एक बड़ी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वो कभी भी प्रोएक्टिव भी है। वो अपने जज के खिलाफ फैसला, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई फैसला करेगी। लेकिन आयशा साहब यकीनन एहतसाब तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ऐसा तासुर तो नहीं मिलना चाहिए कि कोई एक ऐसा इदारा है पर्टिकुलरली अपने शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, और यकीनन फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर जरूर बात हो सकती है। आज अदालत के अंदर जो बातें हुई हैं उसमें सीरीना ईसा साहिबा ने यह कहा कि वजीर आजम, उनके अहले खाना, इसी तरह से जो मावनीन हैं वो और उनके अहले खाना, फिर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, उस हवाले से भी कहा कि उनकी गोशवारी भी चेक किए जाए, छानबीन की जाए। तो इस हवाले से भी अदालत के अंदर बात हो रही है, यानी ये जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो भी दिखाई देती है फरीकैन की जानिब से रद्द-ए-अमल के तौर पर। ये वही स्ट्रैटेजी है जो नवाज शरीफ की तरफ से और उस आसिफ जरदारी साहब की तरफ से इख्तियार की गई। उस वक्त ये इस्तदलाल जो था बेमानी लगता था अदालतों को भी, अब ये इस्तदलाल बदली लगता है। तो ये हालात का तकाजा है। यहाँ पाकिस्तान में कोई एहतसाब जिसे आप अक्रॉस द बोर्ड कहें और सबका हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्राइबल सोसाइटी में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। तमाम तबकात अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए मुस्तैदी से काम करते हैं, मुतहिद होकर काम करते हैं। ई ख्याल अस्तो बहाल अस्तो जनू। लेकिन अदलिया एक बड़ा मौजूद इदारा है और ये एक अहम नौयत का केस है। अदलिया के लिए इसको टेस्ट केस भी कहा जाता है। पर्टिकुलरली इस केस का मंतकी अंजाम और फिर ये कैसा प्रेसिडेंट इस केस की सूरत में सेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आपने देखा कि आज तक जितने केसेस जजेस के हुए रेफरेंसेस, उसमें क्या फैसले आए। यानी यहाँ इसी मुल्क के अंदर, इसी कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कासी साहब, उनके खिलाफ फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था कि ये अकरमा परवरी के मुर्तकब हुए हैं और ये चेरी पिकिंग इन्होंने की है। इससे ज़्यादा कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद उनका केस का क्या बना? तो मैं आपसे ये बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ केसेस का अंजाम वही होगा जो पहले हुआ है। तो इससे तवक्को मुझे तो कम अज़ कम नहीं है। बाकी हालात यदि बदल जाए और लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक इंसाफ का निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में साइंस इतनी गैर अहम क्यों है और साइंस को क्यों फौकियत नहीं दी जाती। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। हजरत इंसान ने समंदर की गहराइयों से सीप की खोज की, आसमान की वसतों के इसरार से आगाही पाई। पलक झपकने में मालूमात का एक खजाना उंगलियों की पोरों में समट जाता है। हर छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया है। यही नहीं है, बल्कि माजी में पहाड़ों में रहने वाला इंसान आज चांद पर अपना मस्कन बनाए हुए है, चांद पर डेरे डाल रहा है। यह सब साइंस की तरक्की की वजह से मुमकिन हुआ है। साइंस ने जहां इंसान की जिंदगी को सहल बनाया है, वहीं इल्म के नए रास्ते भी खुले हैं। यूनानी फलसफियों से होता हुआ साइंस का यह सफर मुसलमान मुफक्किरीन के पास पहुंचा और अब एक तवील अरसे से यूरोप इस खजाने का वारिस बना हुआ है। लेकिन मुस्लिम दुनिया में आज भी साइंस को फौकियत नहीं दी जाती है। वत्ते अजीज की बात की जाए तो पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में से एक है जहां साइंसी तालीम का रुझान बहुत कम है और ये दुनिया में सबसे कम साइंसी तहकीकात करने वाले ममालिक में से एक है जहां रिसर्च बहुत कम हो रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां दुनिया की सबसे कम साइंसी इजादात तख्लीक की जाती हैं और इस ज़मन में 131 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 107वां है।
यानी 100 से भी ज्यादा ममालिक में पाकिस्तान नंबर आता है और पाकिस्तान यहाँ स्टैंड करता है। सन 2017 में पाकिस्तान की पोजीशन 113 पर थी, जो अब 107 हो चुकी है। ताहम इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुल्क में साइंसी तालीम का मंजरनामा आइडियल हो चुका है, बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुका है। यहाँ साइंस के फरोग के लिए दावे किए जाते हैं, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मशहूर फलसफी और समाजी साइंसदान नॉम चॉम्स्की ने इस जानिब इशारा करते हुए मुस्तकबिल के खतरात से खबरदार किया है। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत साइंस की बजाय तोहम परस्ती पर यकीन रखती है और यही इसके जवाल की बड़ी वजह भी है। अमरीकी मुफक्किर ने पाकिस्तानियों को अहद रफ्ता की याद दहानी भी कराई है। उनका कहना था कि पाकिस्तान 60 की दहाई में बेहतरीन साइंसदान पैदा करने वाला मुल्क था, लेकिन अब यहाँ संजीदा साइंसदानों का फुकदान है। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान जरूर है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में अच्छे तख्लीककार, बेहतरीन साइंसदान, संजीदा मुफक्किरीन और मुहक्किकीन और फलसफी क्यों पैदा नहीं होते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमने अपनी नस्ल को नंबरों की रेस में डाल दिया है। हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गए। या बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर्स के लिए स्कूल जाता है, वालिदैन नंबरों के लिए अपने बच्चों की भारी फीसें अदा करते हैं, उस्ताद अच्छे नंबर हासिल करने की तरगीब देता है, सियासतदान और पॉलिसी साज महज आदाद शुमार देखकर तालीम आम करने के दावे करते हैं। यहाँ साइंस सिखाई नहीं, पढ़ाई जाती है। यहाँ रियाजी समझाई नहीं बल्कि रटाई जाती है। ऐसी सूरत हाल में हम कैसे बेहतरीन तख्लीककार पैदा कर सकते हैं, बेहतर मुहक्किकीन कैसे पैदा हो सकते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन को फ़रोग कैसे मिल सकता है। हमारे नौजवानों को ज़ुबानी तालीम तो दी जाती है, लेकिन उनकी अमली तरबियत का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। इस वक्त मुल्क के तुलु अर्ज़ में बेशुमार ऐसे तालिब इल्म हैं जो साइंस के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। अगर उन्हें जदीद तालीम, दुरुस्त रहनुमाई और फिर दीगर सहूलियात से लैस किया जाए, ये सहूलियात उन्हें फराहम की जाए, तो बिलाशुबा वो भी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे सितारे हमारे पास मौजूद हैं, पोटेंशियल है हमारे यंगस्टर्स में। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में साइंस पढ़ाने की बजाय सिखाई जाए, रट्टा कल्चर की बजाय अमली तालीम को फ़रोग दिया जाए। अब तो स्टेम एजुकेशन को काफ़ी पोटेंशियल वाला समझा जाता है और फ़रोग भी मिल रहा है। डिग्री को कागज़ का एक टुकड़ा बना तरक्की का रास्ता बनाया जाए, साइंस को फ़रोग दिया जाए ताकि मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक और महफूज हो सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए बख्याल। अल्लाह।